नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज सुबह 8 बजे आप लोग की करंट अफेयर की क्लास होती है और आज इस सीरीज का पार्ट नंबर 63 है। ये क्लास आप सभी के आने वाले जो भी आगामी परीक्षाएं हैं जैसे कि एसएससी जीडी एमटीएस रेलवे ग्रुप डी इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ और भी सभी एग्जाम्स के लिए आज का ये करंट अफेयर का तड़का सीरीज का जो सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, करीब पिछले एक साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं और एक एक दिन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे उस दिन में वो सारे हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। तो अगर ये क्लास आप लोग को पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे जिससे कि लोग जान पाएं कि किस तरीके से करंट अफेयर को पढ़नी है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोग की परीक्षाओं में आ सकते हैं जिनसे आप अभी भी अपरिचित हैं, जिनके विषय में आप अभी कुछ भी नहीं जानते। आज हम ऐसे प्रश्नों को जानेंगे जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, ठीक है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप लोग का जनवरी में बना था कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन है। तो आप बताएंगे दोस्तों उसके अकॉर्डिंग कि रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन कौन है। इसका जवाब आप सभी को देना है, ठीक है ना। तो सुनील शर्मा, अश्वनी, विनोद कुमार यादव या फिर आ जाएगा आपका रत्नेश दास, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम बात करेंगे सुनीत शर्मा होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। जिनका भी आंसर आ रहा है सुनीत शर्मा बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताएंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने किस एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली के निर्यात की मंजूरी दी है। आइए आप सभी लोग बताइए, केंद्रीय कैबिनेट ने किस एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली की निर्यात को मंजूरी प्रदान की। इसका नाम है दोस्तों आकाश मिसाइल, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान की। इसके साथ ही निर्यात को तेजी से सुगम बनाने के लिए एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत के तहत देश रक्षा उपकरणों और मिसाइलों के व्यापक प्रारूपों के निर्माण की क्षमता बढ़ा रहा है। आपको पता होगा कि 2014 में वायुसेना में शामिल आकाश मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना में और वर्ष 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया। मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के 9 देशों ने भी रुचि दिखाई है। अब बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। इसरो के चेयरमैन के सिवान का कार्य विस्तार कब तक के लिए बढ़ाया गया है। के सिवान जी जो कि हमारे इसरो के चेयरमैन हैं और के सिवान का कार्यकाल फिलहाल तो 14 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यहां पर आपका राइट आंसर 1 साल है। आप इतना याद रखिए कि के सिवान जी का जो कार्यकाल है फिलहाल तो 14 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, किस राज्य की विधानसभा ने वहां के सरकारी मदरसों को सामान्य स्कूल में बदलने के असम निरसन विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। आपके ऑप्शन है जैसा कि यूपी, एमपी, केरल, असम। तो असम विधानसभा ने 30 दिसंबर 2020 को इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की और असम के शिक्षा मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस और एआईयूडीएफ सदस्यों के असम निरसन इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजने के अनुरोध को स्वीकार कर दिया। असम की बात करेंगे तो वहां के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी और वहां के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और राजधानी है आपकी दिसपुर। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपका आंसर असम आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। आइए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता होगा कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के मुताबिक आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में आज भारत की स्थिति कौन से स्थान पर है। आपके ऑप्शन है 8वां, 9वां, 7वां या फिर 10वां।
तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आतंकवाद से प्रभावित देशों का आकलन करने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी के द्वारा वार्षिक रूप से ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को पब्लिश किया गया। ओके, याद रखिएगा, मैंने बात करी है आईईपी की, आई मीन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो इसके द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को पब्लिश किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है आपका सिडनी में। इसका हेडक्वार्टर जो है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है, ठीक है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। और इसमें करीब 163 देशों पर स्टडी की गई। पहली बार यह सूचकांक 2012 में जारी किया गया था। 2020 की रिपोर्ट में आंकड़े जो हैं 2019 के हैं। टॉप 10 में आप लोग को बताऊंगा आतंक के हिस्से में नंबर 1 पर अफगानिस्तान आता है। जी हाँ दोस्तों, जो रिपोर्टिंग की गई थी आप लोग खुद देख सकते हैं। नंबर 1 पर इसमें आपका अफगानिस्तान था, ठीक है ना, आतंकवाद में। नंबर 2 पर है इसमें इराक, नाइजीरिया, सीरिया, सोमालिया, यमन, पाकिस्तान। 8वें नंबर पे आप लोग का इसमें दे रखा है भारत। भारत के अलावा पड़ोसी देशों की बात करेंगे, जैसे कि भारत तो फिलहाल इसमें 8वें नंबर पे है। वहीं अगर मैं बात करूं श्रीलंका की पोजीशन इसमें जो है 20 नंबर पे है। नेपाल की अगर हम बात करेंगे, नेपाल इसमें आपका आता है 27 नंबर पे। वहीं अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश आपका 33 नंबर पे आता है। वहीं पड़ोसी देश चाइना की बात करेंगे, चाइना 53 नंबर पे है। एंड भूटान जो है आपका इसमें 135 नंबर पे है। आइए अब एक नज़र भारत की तरफ। तो रिपोर्ट 2020 की है लेकिन आंकड़े 2019 के हैं। तो भारत में 2019 में आतंकवाद के कारण करीब 277 हत्याएं और 439 लोग घायल हुए हैं। करीब 558 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि धार्मिक कट्टरपंथी, सामूहिक, विशेष रूप से पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन, इसके अलावा माओवादी हमलों के कारण भारत हमारा आतंकवाद से जूझ रहा है। जम्मू कश्मीर आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा है, जहां करीब 165 हमले और 103 मौतों की सूचना मिली है। कश्मीर के 3 सबसे सक्रिय समूह हैं, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा। ये 3 वहां के सबसे एक्टिव ग्रुप हैं। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ भारत में 85 हमलों और माओवादी चरमपंथियों से 53 मौतों के साथ दूसरा प्रभावित क्षेत्र है। तो इसलिए हमारा भारत भी इसमें 8वें नंबर पर है। किस वजह से है वो मैंने आज आप लोग को रुख करा दिया है। अब देखिए, आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी ने वर्ष 2020 का इंजीनियर पुरस्कार किसे दिया? संजीव मित्तल, वीके यादव, अश्वनी लोहानी, रोहित वर्मा। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि रेलवे बोर्ड के जो पूर्व चेयरमैन थे और पूर्व सीईओ थे वीके यादव जी, फिलहाल तो भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और उसमें सुधार लाने के लिए उनको यह सम्मान दिया गया है। केंद्र सरकार के पीआईबी ने यह सूचना जारी की है। हर साल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली लोकल नेटवर्क भारत रत्न सर एवं विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में 15 दिसंबर को इंजीनियर डे के रूप में मनाता है। चलिए, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, इसको बताइए। 96वें तानसेन संगीत समारोह में 2020 का तानसेन सम्मान किसे मिला? पंडित सतीश व्यास, पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा या पंडित जसराज? बताइए। तो दोस्तों, ये थे हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 96वें तानसेन संगीत समारोह का जो आयोजन है, फिलहाल आपका 26 से 30 दिसंबर 2020 तक किया गया। यह आयोजन हर साल 4 दिन तक मनाया जाता है और इसमें हमारे काफी फेमस रहे संतूर वादक पंडित पद्मश्री पंडित सतीश व्यास को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे में जिन दोस्तों ने चूज किया है पंडित सतीश व्यास, 2020 का तानसेन अवार्ड मिला है पंडित सतीश व्यास को। आइए अब आप मुझे बताएंगे कि तानसेन संगीत समारोह में 2020 का राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार से किस संस्था को सम्मानित किया गया? आपको दोस्तों यहां पर यह बताना है कि
तानसेन संगीत समारोह में 2020 का राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार से किस संस्था को सम्मानित किया गया? ऐसे में आप लोग का राइट आंसर होगा अभिनव कला परिषद। भोपाल की संस्था है अभिनव कला परिषद। इसको यह सम्मान कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया गया। अभिनव कला परिषद संस्था के सचिव हैं पंडित सुरेश तांटेन जी, और इन्होंने यह सम्मान ग्रहण किया है। तो आप नोट करेंगे सबसे पहले इस संस्था के जो सचिव हैं वो कौन है? पंडित सुरेश तांतेड़, ठीक है ना। और यह समारोह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाता है। चलिए अब देखिए आपका आज का अगला सवाल। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ का चीफ जस्टिस किसे बनाया गया? आंध्र प्रदेश का चीफ जस्टिस जो है आप लोग को पता होगा कि अरूप कुमार गोस्वामी को बनाया गया था, जो कि इससे पहले सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो आपका राइट आंसर होगा अरूप कुमार गोस्वामी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी, एंड वहां के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी। इसी के साथ सिक्किम हाई कोर्ट की बात करेंगे तो सिक्किम हाई कोर्ट के वर्तमान समय के नए चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं? ए, बी, सी या फिर डी? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी। सिक्किम के अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री है यहाँ के प्रेम सिंह तमांग जी हैं, एंड राज्यपाल यहाँ के हैं गंगा प्रसाद जी। क्लियर है? चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस का नाम बताइए। उत्तराखंड के हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस, तो जैसा कि वहां के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य जी, और यहाँ के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। अगला सवाल आपके सामने कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन है? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन है? तो ये है वहां के मोहम्मद रफीक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी, जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है यहाँ पर यूपी का भी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है डी, मोहम्मद रफीक। दैट्स आवर परफेक्ट आंसर। मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन है? मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन है? ए, बी, सी या फिर डी? तो मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस हैं आपके संजीव बैनर्जी। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। इसी के साथ साथ आज हम ओडिशा की भी बात करेंगे, जहां भी बदलाव हो रहा है, जो परिवर्तन हुआ है, और जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बनेंगे वो सारे लगभग आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करेंगे। क्लास को मिलकर सपोर्ट कीजिएगा, अपनी क्लास को शेयर कीजिएगा। तो ओडिशा के हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं डॉक्टर एस मुरलीधर होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन है? तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन है? हेमा कोहली, विनोद कुमार यादव, के राहुल शर्मा, या फिर आपका हो जाएगा यहां से विजय मुखर्जी। तेलंगाना की बात करेंगे तो यहां से आपका सही जवाब हो जाएगा हेमा कोहली। ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर आ रहा है हेमा कोहली, बिल्कुल परफेक्ट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस हैं आपके पंकज मित्तल जी। तो जिनका भी आंसर आ रहा पंकज मित्तल, बिल्कुल राइट है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। अब हो गया कुछ स्पेशल सीरीज का टेस्ट, तो हो जाइए तैयार, किस तरीके से आएंगे सवाल। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक जिन लोगों ने नहीं किया है, क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। आइए, आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने आ चुका है।
सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी पैनल ने किस स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सशर्त मंजूरी की सिफारिश की? सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी पैनल ने किस स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सशर्त मंजूरी की सिफारिश की है? तो ऐसे में आपका सही जवाब होगा कोवैक्सीन। ओके, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताएंगे। यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कार्यकाल कौन सी भी बार 1 जनवरी को शुरू हुआ? आपको बता दें यहां पर कि भारत इस बार 8वीं बार जुड़ा है, तो यहां पर आपका आएगा 8वीं बार। इस बार भारत का जो कार्यकाल है अस्थायी सदस्य के तौर पर 2021 और 22 के बीच का है, 2021 से 22 तक का है। जून 2020 में हुए चुनाव में भारत हमारा निर्विरोध अस्थायी सदस्य चुना गया। भारत 2021 और 22 कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी से अस्थायी सीट के लिए उम्मीदवार था। 10 साल बाद भारत यानी कि 1 जनवरी 2021 को नॉन परमानेंट मेंबर बना है। इससे पहले आप लोग को बताना चाहूंगा, भारत हमारा 7 बार रह चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य। सबसे पहली बार यह बना था 1950 से 51 के बीच, उसके बाद 1967 से 68 के बीच बना था, तीसरी बार बना था 1972 से 73 तक। इसी के साथ साथ 1977 में फिर से बना जो कि 78 तक रहा, फिर से 1984 से 85 के बीच रहा, फिर 1991 में बना था जो कि 92 तक रहा, फिर बना था 2011 में 12 तक रहा था। ओके, और अब सीधे आप लोग को मैंने बोला यहाँ पर एक बार फिर से भारत जो है यहाँ पर चुना गया है करीब 10 साल के बाद 2021 और 22 में। इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन का जो स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, और इस समय इसके टोटल मेंबर हैं 193। ये है सदस्य देश। इस समय टोटल मेंबर कंट्री है 193। इसके मेन ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन के नंबर 1, 6 अंग है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और हमारा सचिवालय। ठीक है, बाकी कुछ इसकी अन्य स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं जैसे कि WHO हो गया, ILO हो गया, जिनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। अब देखिए आपका अगला सवाल आपके सामने है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है? डू यू नो एवरीवन? जिसकी आधारशिला हमारे भारत के प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जनवरी 2021 को 6 राज्यों में रखी गई है। इसका यहां पर सही जवाब है ऑप्शन सी है, गरीब व मध्यम वर्ग के लिए किफायती आवास, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर पुअर एंड द मिडिल क्लास। और ये जो है किन जगहों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? सबसे पहले बात करेंगे अगरतला जो कि त्रिपुरा है, रांची झारखंड की राजधानी, लखनऊ यूपी, इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात और चेन्नई तमिलनाडु। तो ये वे 6 स्थान हैं, ये वो 6 राज्य हैं जहां पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। और आपको मैंने बताया कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट ये है गरीब और मध्यम वर्गों के लिए एक तरीके से किफायती आवास को प्रदान कराना, जो कि भारत के 6 राज्य जहां पर लखनऊ, अगरतला, रांची, चेन्नई, राजकोट और इंदौर यहाँ पर बनाए जाने की इसकी योजना है। और इन शहर में इस तरह के 1000 आवासों का निर्माण होना है, जिसे 1 साल में पूरा करने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि सेल की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? कई लोगों ने जवाब दिया था सुनीता नारायण को। हमने पूछा आप लोग का SAIL, जिसका जवाब कभी बदलने नहीं, क्योंकि यहां पर मैं पूछ रहा हूं पहली महिला, जो कि एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन गया है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? और इनका नाम है सोमा मंडल। जी हाँ दोस्तों, सोमा मंडल जी को 1 जनवरी 2021 को यह जिम्मेदारी इन्होंने संभाली है और यह पद संभालने वाली पहली महिला हैं।
और उन्होंने अनिल कुमार चौधरी की जगह ली है। सेल की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपका नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर आप लोग का नई दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, इंदिरा जोसेफ वेन्यूर का निधन 29 दिसंबर 2020 को हो गया, वह किस लिए जानी जाती थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रॉडकास्टर। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है ब्रॉडकास्टर आ रहा है, बिल्कुल राइट है। इसी के साथ अगला सवाल आपके सामने है, आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा सिस्टम 1 जनवरी 2021 से लागू किया है? तो इस सिस्टम का नाम रखा गया था पॉजिटिव पे। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी आरबीआई ने पिछले साल सितंबर 2020 से में चेक से भुगतान करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को पेश किया, जिसे 1 जनवरी 2021 को लागू कर दिया गया है। यह सुविधा 50,000 रुपए या उससे ज्यादा की राशि के सभी चेक के लिए होगी। इससे धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। यह सिस्टम देश भर में जारी किए जाने वाले कुल चेक के 20% वॉल्यूम को यहां पर कवर करेगा और वैल्यू के आधार पर चेक से लेन देन की 80% राशि इसी के दायरे में आएगी। आरबीआई के गवर्नर हैं हमारे शक्तिकांत दास जी। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी। पॉजिटिव पे बात करें अगर आरबीआई के, तो अक्सर आप लोग को पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं ये आप लोग के कौन है? शक्तिकांत दास जी यहाँ के गवर्नर हैं। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आपके कोलकाता में की गई थी। बात क्लियर हो रही है आप लोग की? और आरबीआई जो नेशनलाइज्ड हुई थी आप लोग की 1949 में की गई थी, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। क्या है आखिरकार पॉजिटिव पे सिस्टम? क्या है पॉजिटिव पे मैकेनिज्म? देखिए, पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत 50,000 रुपए या इससे ज्यादा की रकम का चेक जारी करते समय खाता धारक को चेक के बारे में बैंक को जानकारी देनी होगी। इसके लिए खाता धारक को चेक नंबर, चेक डेट, पेई का नाम, खाता नंबर, रकम आदि की डिटेल के साथ चेक के अगले और पिछले हिस्से पर फोटो ऑनलाइन साझा करनी होगी। जब लाभार्थी चेक को इनकैश करने के लिए बैंक में जमा होगा, तो बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम यानी कि चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम सीटीएस के जरिए पहले से प्राप्त डिटेल से चेक की डिटेल को मैच करेगा। अगर डिटेल मेल खाएगी तो चेक क्लियर हो जाएगा और इससे चेक से संबंधित धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। तो यहां से आपका सही जवाब होगा पॉजिटिव पे। किस फॉर्मूला 1 चैंपियन को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। कई बार मैंने आपको बताया लुइस हैमिल्टन, ठीक है ना, इनको कई सारी पदवियां भी मिल चुकी हैं, नाइटहुड की पदवी, नाइटहुड सम्मान, डेमहुड। इसके साथ ही साथ बढ़ते हैं आगे। किस देश ने अपने मूल निवासियों को सम्मान देने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द में बदलाव किया है? तो हमने आपको पढ़ाया भी था कि यहाँ पर ऐसा देश है ऑस्ट्रेलिया, जहां पर जो यहाँ का इनका जो राष्ट्रगान है ना, इसकी जो दूसरी पंक्ति थी, फॉर वी आर यंग एंड फ्री, यानी हम युवा एवं स्वतंत्र हैं, इसको बदल के इन लोगों ने कर दिया है फॉर वी आर वन एंड फ्री, यानी हम एक एवं स्वतंत्र हैं। ओके, तो फॉर वी आर वन एंड फ्री, हम एक हैं और स्वतंत्र हैं, तो ये कर दिया है ऑस्ट्रेलिया देश ने। इसके अलावा दोस्तों बढ़ते हैं आगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बात करें अगर डीआरडीओ की, तो इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को 2021 को इसका फिलहाल तो 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। डीआरडीओ के सचिव हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य की विधानसभा ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए 31 दिसंबर 2020 को एक प्रस्ताव पारित किया? यह राज्य आपका है केरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है,
राजनेता बूटा सिंह का निधन 2 जनवरी 2021 को हो गया। वह इनमें से किस पद पर रह चुके हैं? ये आपके केंद्रीय गृह, केंद्रीय कृषि मंत्री, राज्यपाल और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये इन सभी पदों पर रह चुके हैं। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिलहाल 86 वर्ष की उम्र में ब्रेन हैमरेज की वजह से इनका निधन हो गया। टुडेज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। संगीत निर्देशक शांतनु महापात्रा का निधन 29 दिसंबर 2020 को हो गया। यह किस राज्य से थे? तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, कर्नाटक। तो अगर आपका आंसर आ रहा है यहां से ओडिशा, बिल्कुल राइट होगा। तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा। ओके, तो आज करंट अफेयर में दोस्तों कितने प्रश्नों को आप लोगों ने सही किया है, कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को नए मिले हैं पढ़ने के लिए, उनको नोट्स में लिख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर का पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग बीएसए ट्रिकी क्लासेस एप्लीकेशन को यानी कि ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप लोग हमारे करंट अफेयर के पीडीएफ कोर्स को भी ले सकते हैं, जहां पर मैंने जो भी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे वो सारी पीडीएफ फाइल डेट वाइज आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से अब बीएसए ट्रिकी क्लासेस पर। तो बने रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।